गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज एमए फाइनल की क्लास में आप सभी को हमारे आज भारतीय समाजशास्त्री जाने माने एम.एन. श्रीनिवास के बारे में पढ़ाऊंगी। एम.एन. श्रीनिवास भारत के प्रमुख समाजशास्त्रियों में से एक रहे हैं। उनके नाम के साथ ही एक नाम हमें ध्यान आता है, संस्कृतिकरण। उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, रामपुरा गांव का अध्ययन किया। उस अध्ययन के आधार पर जो अवधारणा निकल कर आई थी, जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, वह थी संस्कृतिकरण की अवधारणा। एम.एन. श्रीनिवास ने अध्ययन करके एक नई अवधारणा का विकास किया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, सेकेंड इंडियाज विलेज, थर्ड सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, फोर्थ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। इस तरह से इसके अतिरिक्त भी उनकी कई सारी फेमस रचनाएं पे उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई और जिससे उन्होंने समाजशास्त्र को बहुत रिच योगदान दिया। उनके सारे अध्ययन को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत देखा जाता है और ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के बारे में हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि इसमें यह माना जाता है कि समाज की विभिन्न इकाइयां कुछ न कुछ समाज की संरचना को बनाए रखने के लिए योगदान अवश्य करती है। तो अब हम स्टडी करेंगे श्रीनिवास का रामपुरा का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। एम.एन. श्रीनिवास भारत के एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का आधार बनाया। रामपुरा गांव में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था और जजमानी व्यवस्था से हम सभी परिचित हैं कि यहाँ पर विभिन्न जातियों के बीच में एक व्यवसायिक संबंध पाया जाता है। यहाँ कुम्हार, धोबी, नाई कृषकों की सेवा करते थे और बदले में फसल के समय उन्हें अनाज प्राप्त होता था। गांव में वस्तु विनिमय का प्रचलन था कि सेवा के बदले वस्तु दी जाती थी। राजनीतिक दृष्टि से ओकालिंगा प्रमुख जाति थी, जिसको प्रभु जाति भी कहा जाता है, जिसकी गांव में पर्याप्त जनसंख्या थी। इस जाति के बुजुर्ग व्यक्ति गांव में न्याय एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे। अधिकांश जातियां परंपरागत जाति व्यवसायों में ही संलग्न थी और इन जातियों में सुस्पष्ट सोपान क्रम अर्थात ऊंच नीच की भावना थी। श्रीनिवास का रामपुरा का अध्ययन संस्कृतिकरण की अवधारणा के कारण ही अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर पाया। इन्होंने ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया। तो जब ये स्टडी श्रीनिवास ने की तो उन्होंने एक नई अवधारणा संस्कृतिकरण की दी और इसी अवधारणा के लिए श्रीनिवास को जाना जाता है। तो श्रीनिवास की संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण विभिन्न जातियों, मुख्य रूप से निम्न जातियों की परंपरागत जातीय स्थिति को उच्चतर करने की प्रक्रिया है। अर्थात इसकी परिभाषा श्रीनिवास ने दी कि एम.एन. श्रीनिवास ने कहा, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे परिवर्तनों के पश्चात वह जाति परंपरा से स्थानीय समाज द्वारा संस्तरण में जो स्थान उसे मिला हुआ है, उससे ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है। बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने के पश्चात ही उसे स्वीकृति मिल पाती है। तो इस प्रकार संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण है निम्न जातियों का उच्च जाति के व्यवहार का अनुकरण करना और फिर कुछ लंबे समय के पश्चात अपने स्टेप को जो उनकी सोपान क्रम में जो स्थिति है उससे उच्च स्थिति का दावा करना ही संस्कृतिकरण है।
यह हम परिभाषा से भी समझ पाए हैं और यही बात हमें एम.एन. श्रीनिवास भी बताना चाहते हैं, क्योंकि समाज में हमने देखा कि रामपुरा गांव में कुछ जातियां प्रभु जातियां थी और कुछ निम्न जातियां थी। वह सभी अपना परंपरागत व्यवसाय करती थी। वहां पे जजमानी व्यवस्था का भी प्रचलन था। तो धीरे धीरे जब निम्न जातियां उच्च जातियों के व्यवहार का अनुकरण करती हैं, तो वह बहुत लंबे के समय के पश्चात अपने आप को उच्च स्थिति में आने का दावा करने लगती है और यही प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। इसकी विशेषताएं, फर्स्ट है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति की जीवन पद्धति एवं परंपराओं को अपनाकर अपनी परंपरागत स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करती है। अतः इसका संबंध सामाजिक गतिशीलता से है। सेकंड विशेषता है निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का अनुकरण। संस्कृतिकरण का संबंध केवल निम्न जातियों से है। इससे निम्न जातियां किसी उच्च जाति की जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन तथा कर्म कांड को अपनाकर ही ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है। अतः इस प्रक्रिया में उच्च जातियों का अनुकरण करना अनिवार्य है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है जातीय संस्तरण में उच्च स्थिति का दावा। तो जब निम्न जाति उच्च जाति के रीति रिवाज, कार्य प्रणाली, जीवन पद्धति को अपनाती है, तो वह लंबे समय के पश्चात उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। उच्च जातियों की जीवन पद्धति का अनुकरण इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है और इस दावा करने में बड़ा लंबा समय लगता है। बहुत लंबे समय तक उनको उनका अनुकरण करना पड़ता है। लंबे समय तक, कई पीढ़ियों तक अनुकरण करने के पश्चात ही वे इस दावे को कर पाती हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामूहिक प्रक्रिया। संस्कृतिकरण व्यक्तिगत प्रक्रिया न होकर एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें अपना स्तर ऊंचा करने वाली निम्न जाति पूरी जाति व्यवस्था, संपूर्ण जाति इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करती है, ना कि कोई परिवार या व्यक्ति। तो अगली विशेषता है सर्वव्यापी प्रक्रिया। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रधान प्रक्रिया है और यह सभी जगह पाई जाती है, सभी जगह इसका प्रचलन देखा गया है। अगली विशेषता है संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक नहीं। तो संस्कृतिकरण में ये देखा गया है कि इसके द्वारा केवल निम्न जातियों की स्थिति में पदमूलक परिवर्तन होते हैं, अर्थात उनका पद पहले से उच्च हो जाता है। संपूर्ण स्तरीकरण की व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आते हैं, बल्कि उस निम्न जाति का पद थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। श्रीनिवास इसको इस शब्दों में कहते हैं कि संस्कृतिकरण से संबद्ध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केवल पदमूलक परिवर्तन ही होते हैं, कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते। अर्थात एक जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे रह जाती है, पर यह सब एक मूलतः अचल सोपान में गठित होता है। स्वयं व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगली विशेषता है संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श प्रतिमान हैं। तो संस्कृतिकरण के कई सारे आदर्श प्रतिमान हैं। निम्न जाति अपने से उच्च जाति या उच्च वर्ण का अनुकरण करती है और उसके अनुसार ही अपनी जीवन प्रक्रिया का पालन करती है। इसके कई सारे प्रतिमान हो सकते हैं। यह प्रतिमान आदर्श के रूप में वर्ण हो सकता है या जाति हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृतिकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का अनुकरण किया जाता है। अनुकरण के पश्चात उच्च स्थिति का दावा किया जाता है। यह सामूहिक प्रक्रिया है। यह एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है।
इससे केवल पद मूलक परिवर्तन होते हैं और संस्कृतिकरण आदर्श प्रतिमान है। अब हम स्टडी करेंगे संस्कृतिकरण में सहायक कारक। वे कौन से कारक हैं जिससे संस्कृतिकरण करना आसान हो जाता है, संस्कृतिकरण में सहायता प्रदान करते हैं? तो पश्चिमी शिक्षा, संचार के साधनों में वृद्धि, निम्न जातियों की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार, प्रजातांत्रिकरण और नगरीकरण। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि समाज में तीव्र गति से परिवर्तन आ रहा है और ये सभी चीजें वर्तमान में बहुत आसानी से उपलब्ध है। संचार के साधनों में काफी वृद्धि हो गई है, शिक्षा का भी प्रभाव हम देख रहे हैं और प्रजातांत्रिकरण से सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दे दिए गए हैं। व्यक्तियों का गांव की अपेक्षा नगरों की तरफ रुझान बढ़ गया है। तो इन सभी कारकों से जाति व्यवस्था परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी विशेषताओं में भी संस्कृतिकरण के आदर्श प्रतिमान और संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श प्रतिमान हैं। उनमें चर्चा हम यहाँ करेंगे वर्ण आदर्श प्रतिमान और जाति आदर्श प्रतिमान। निम्न जातियां संस्कृतिकरण द्वारा अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने के लिए सामान्यतया द्विज वर्णों में से किसी एक वर्ण को अपना आदर्श प्रतिमान बनाकर या मानकर उसकी महान परंपरा को अपनाने का प्रयास करती हैं और यह कहलाता है वर्ण आदर्श प्रतिमान कि हमसे जो दूसरे वर्ण हैं, जो उच्च वर्ण कहे जाते हैं, उनके आदर्श प्रतिमानों को अपना लिया जाता है और फिर उसी दिशा में प्रयास किए जाते हैं। तो यह है वर्ण आदर्श प्रतिमान। और दूसरा है जाति आदर्श प्रतिमान। इसमें निम्न जातियां किसी स्थानीय उच्च जाति को ही अपना आदर्श मानती है। किसी जाति के प्रभुता संपन्न होने के लिए उसका अधिकांश भूमि पर अधिकार, सदस्य संख्या, स्थानीय संस्तरण में उच्च स्थान होना आवश्यक है। उसी को वह उच्च जाति मानकर उसका अनुकरण करती है। तो हमने देखा कि दो आदर्श प्रतिमान हो सकते हैं, वर्ण आदर्श प्रतिमान और जाति आदर्श प्रतिमान। संस्कृतिकरण एक सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण तथा भारत में सामाजिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण से समाज में क्या परिवर्तन हम देख रहे हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया सर्वव्यापी प्रक्रिया है और यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें निम्न जातियों तथा जनजातियों ने इस प्रक्रिया द्वारा अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास किया है और इसमें अनेक जातियां सफल भी रही हैं। अतः इस प्रक्रिया ने अनेक निम्न जातियों की परंपरागत स्थिति को उच्च करने में सहायता प्रदान की है। इस प्रकार संस्कृतिकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, गतिशीलता की प्रक्रिया है और इसके आधार पर कई निम्न जातियां अपनी स्थिति को परिवर्तित करने में सफल रही हैं। तो यह सामाजिक परिवर्तन का भी साधन के रूप में माना जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। संस्कृतिकरण में निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के व्यवहारों का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का अनुकरण किया जाता है और लंबे समय तक अनुकरण करने के पश्चात वे उच्च स्थिति में अपने आप को होने का दावा करने लगते हैं। यही प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। इसके विभिन्न सहायक कारक हैं और यह भारत में सामाजिक परिवर्तन भी उत्तरदायी मानी जा सकती है। आपको संस्कृताइजेशन एम.एन. श्रीनिवास का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।